मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभाली तो उसमें दो तीन चीजें सामने आई। एक तो ये था कि उस समय तक आते आते जो रिपब्लिक्स थे, गणतंत्र थे, वो समाप्त हो गए थे। और मौर्यन साम्राज्य के लीडरशिप में तो पूरी तरीके से जो राजतंत्र था, किंगशिप थी, वो पूरे एक सिद्धांत के रूप में, एक थ्योरी के रूप में एक्सेप्ट कर ली गई थी। यानी रिपब्लिक्स जो थे, जहां लोगों का शासन होना था या जहां इनडायरेक्टली लोगों की भी सुनी जाती थी प्रशासन में, वो समाप्त हो गई वो व्यवस्था। इस राजतंत्र की व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया कौटिल्य ने। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी अर्थशास्त्र, उसमें पूरी तरीके से उन्होंने किंगशिप की थ्योरी को प्रिवेल किया। और किंगशिप में भी मोनोपोलिस्टिक किंगशिप को या सेंट्रलाइज्ड किंगशिप को, केंद्रीकृत राजतंत्र की जो व्यवस्था थी, उसको उन्होंने प्रीफरेंस दी। एक बात और भी थी, एक और बदलाव आया कौटिल्य के जो की जो बुक थी अर्थशास्त्र, इसके बाद वो बदलाव ये था कि पहले, अब से पहले जो राजा था वो केवल और केवल धर्म का रक्षक था। धर्म माने यहां पर कानून का रक्षक। यानी जो पहले से बने आ रही विधि थी या पहले से बने आ रहे नियम थे या समाज की व्यवस्था थी, वो उसको ही प्रमोट करने वाला था। उसमें कुछ नया नहीं था। राजा को नियम बनाने का अधिकार नहीं था। नियम बनाना माने कि विधि बनाने का अधिकार राजा को नहीं था। यहां से ऐसा समझो, जो सार्वभौमिक नियम थे या धार्मिक नियम थे, उनको केवल प्रोटेक्ट करने का राइट राजा का था। इसमें कुछ नया नहीं बना सकता था। लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को धर्म क्या है इसकी व्याख्या करने का अधिकार भी दे दिया। अब राजा न केवल राजनीतिक प्रधान हो गया, बल्कि वो धार्मिक प्रधान भी हो गया। क्या धार्मिक है और क्या धार्मिक है, ये डिफाइन करने का राइट भी राजा के पास आया। इसलिए राजा की शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य प्रशासन की नींव डाली उस समय, इसीलिए पूरी तरीके से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत हो गया था, राजा के इर्द गिर्द ही घूमता था, है ना। और अब आप इसमें इस बात को यहां तक जरा सा लिख लो, फिर उसके बाद अगली पॉइंट पे इसमें आते हैं। मौर्य प्रशासन की नेचर कैसी थी? तो सेंट्रलाइज थी। ये सब लोगों को क्लियर हो गया क्यों थी। क्योंकि कौटिल्य ने राजा को सबसे शक्तिशाली बना दिया था, है ना। अच्छा, एक बात तो ये थी, लेकिन एक और चीज थी। कौटिल्य राजा को सबसे शक्तिशाली तो बनाता है, सॉवरीन भी उसे बनाता है, लेकिन वो ये कहता है राजा अकेला नहीं होता राज्य के निर्माण में। राज्य के 7 अंग हैं, और इसी को कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। 7 ऑर्गन थ्योरी ऑफ कौटिल्य, 7 ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया इसी क्रम में। और उसने ये कहा कि जो राजा है वो तो राज्य के इन 7 अंगों का एक हिस्सा है। 7 पार्ट हैं राज्य के, और राजा उसका सर होता है। अगर किसी आदमी के रूप में राज्य को परिभाषित करें, देखें, तो फिर राजा सर है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। कौटिल्य ने इसलिए 7 सप्तांग सिद्धांत दिया, इसको हम अभी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट लिखना आमात्य। आमात्य, देखो आमात्य क्या होते थे? नॉबल्स होते थे, योग्य अधिकारी होते थे। अमात्य, एक महामात्य भी मिलते हैं।
तो अमात्यों में से ही, जैसे आज के समझो, अमात्य माने आईएएस ऑफिसर्स, और महामात्य का मतलब हुआ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स। जो भर्ती होती थी वो अमात्यों से ही होती थी। तो अमात्य माने कार्यपालक, एग्जीक्यूटिव्स, इनको कहा है उसने आंख। तो नेक्स्ट लिखिए अमात्य और इसके आगे लिखिए आंख। नेक्स्ट लिखिए जनपद। जनपद है ना। देखो, जनपदों पर अस्तित्व होता है राज्य का। जनपद माने आज के डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए, यानी ये क्षेत्र होते हैं जिनसे मिलकर राज्य बनता है। इन्हीं क्षेत्रों की आय पर राज्य का खर्चा चलता है। तो फिर जनपद जो है वो पैर हैं, मतलब टांगे, लेग्स। जंघा कहा है उन्होंने इसे। तो आप जनपद के आगे लिखना जंघा या लेग्स, है ना। नेक्स्ट लिखिए दुर्ग। दुर्ग माने वही फोर्ट। अब जो दुर्ग होते हैं वो, देखो दुर्गों का क्या काम है। दुर्गों का काम है राज्य की रक्षा करना, फोर्ट का, क्योंकि इनमें सेनाएं रहती हैं और ये सेनाएं मूव करती हैं दुर्गों में से, और दुर्गों में बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं फिर। इसलिए दुर्गों का काम है राज्य की सुरक्षा करने का। वैसे ही जैसे शरीर में बाहों का है, आर्म्स का है, तो दुर्ग के आगे लिखना बाहें या आर्म्स। नेक्स्ट कोश। कोश, कोश माने धन, मनी। ये है मुख। इसको बताया उसने मुख या माउथ, क्योंकि धन ही या धन से ही खर्चा चलता है ना। और सामान्यतः जो जीवन चल रहा है वो चलती है। तो ये मुख है, यानी पेट भरने का काम करता है। नेक्स्ट लिखना दंड। यहाँ दंड का मतलब है शक्ति से, पावर से, है ना। इसमें लिखना दंड इस शक्ति या पावर, और ये होती है सेना में। तो ब्रैकेट में इसे यहां पर सेना भी लिख सकते हैं। दंड के आगे ब्रैकेट में सेना भी लिख सकते हैं। सेना को उसने कहा है मस्तिष्क, क्योंकि किसी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति मस्तिष्क ही है, ब्रेन। बल्कि ब्रेन की जगह माइंड लिखना है इसमें, है ना, माइंड लिखना, मस्तिष्क। और लास्ट है मित्र, और ये होते हैं कान, क्योंकि ये राजा को सूचित करते हैं कि उसके बारे में लोग क्या बात करते हैं, या कौन उसका शत्रु है, कौन उसका मित्र है। तो कान ही सुनते हैं और फिर ये राजा को बताते हैं, सर को सूचना देते हैं या राजा को सूचना देते हैं। तो मित्र के आगे लिख लीजिए डैश करके ईयर। ठीक है। ये 7 अंग बताए उसने, कौटिल्य ने, और सप्तांग सिद्धांत उन्होंने दिया। अब उसने 2 बातें लेकिन उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि जब 2 मुख्य अधिकारी, एक तो राजा का पुरोहित और एक महामंत्री, यानी आज का प्रधानमंत्री के जैसा, प्राइम मिनिस्टर, जब इन लोगों की भर्ती की जाए या राजा इन्हें नियुक्त करे, तो इसके लिए उपधा परीक्षण होना चाहिए। एक परीक्षण, उन्होंने कहा, एक टेस्ट की बात की, जिसे उपधा परीक्षण कहते हैं। उपधा परीक्षण का मतलब होता है कि उसे हर स्तर पर उसकी जांच की जानी चाहिए। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, चारित्रिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, है ना, व्यक्तिगत स्तर पर वो कैसा है, ये सारी जांच उसकी करने के बाद ही, इन सब परीक्षणों को मिलाकर उपधा परीक्षण कहते थे, उसके बाद ही उसे नियुक्त किया जाना चाहिए।
तो आप लिखना इसमें आगे नोट करके अगले पॉइंट में, कौटिल्य ने राजा के लिए यह निर्देशित किया है कि राजा के लिए यह निर्देशित किया है कि पुरोहित एवं महामंत्री की नियुक्ति पुरोहित एवं महामंत्री की नियुक्ति उपधा परीक्षण के पश्चात ही की जाए। उपधा, यूपीडीएचए, उपधा परीक्षण के पश्चात ही की जाए। कौटिल्य advised to king that advised to king that two officials such as Mahamantri and Purohit must be appointed after उपधा परीक्षण। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे चले, अब आप नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। ठीक है, देखो जो केंद्रीय प्रशासन था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 18 विभाग थे इसमें, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में। इन 18 विभागों को 18 तीर्थ कहा गया है। देखो, जो विभाग होते थे राजा के ना, उनको तीर्थ कहा गया। उन विभागों के मंत्रियों को तीर्थ कहा गया। ठीक है, मुगल मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में 18 डिपार्टमेंट्स थे, जो मेन डिपार्टमेंट्स थे। कह सकते हैं कि 18 मंत्रालय थे। इन 18 के 18 मंत्रालय को वहां पर तीर्थ कहते थे, इसलिए इन 18 मंत्रालय को 18 तीर्थ कहा गया है। ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र थे। तो आप लिखना इसमें कंटिन्यूएशन में, लिखना मौर्य प्रशासन मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रित था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? ओके, सॉरी, पता नहीं इंटरप्शन कुछ हुआ और मेरा नेट चला गया एकदम से। हाँ जी, अब मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने फिर सिर्फ दूसरे से रिचार्ज करके दूसरे से लिया है तो आ रही है। चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो मुगल मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था पूरी तरीके से। और इसमें 18 विभाग थे, 18 मंत्रालय कह सकते हैं। इन विभागों को, मंत्रालयों को तीर्थ कहा गया है। ये पूछा गया है एग्जाम में, इन्हीं को तीर्थ कहते हैं। ठीक है।